हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 31 टू 35। ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल राइट वीडियो का पार्ट 5 है। इससे पहले हम 4 पार्ट्स डाल चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 31। ठीक है, ये जो आर्टिकल था इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में रिमूव कर दिया और आर्टिकल 300A में इसे डाल दिया। ठीक है, अब जो है राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं बचा है, अब जो है ये एक लीगल राइट है। अब डिफरेंस ये है फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में कि फंडामेंटल राइट को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, ना ही कोई कानून और ना ही कोई पार्लियामेंट। ठीक है, लेकिन लीगल राइट जो है वो आपसे कोई आदमी तो नहीं छीन सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो वो लॉ बनाकर इसे आपसे ले सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 32। ये फंडामेंटल राइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आती है, जिसके अंदर ये बात की जाती है कि अगर आपकी कोई भी राइट छीनता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर वो छीनने वाला स्टेट हो, इंस्टीट्यूशन हो, इंडिविजुअल हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप किसी के खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हो। उसके बाद बारी आती है कि इसके अंदर आप मतलब किन किन सिनेरियो के तहत कोर्ट में जा सकते हैं। तो 5 रिट्स है हमारे पास यहाँ पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक अलग से चैप्टर भी रहेगा, लेकिन इसे हम शॉर्ट में एक डिस्कशन करते हैं ताकि थोड़ा सा जो है हमें आइडिया लग जाए। और यूजुअली आइडिया लगना ही मेनली ज़रूरी होता है ताकि कंसेप्ट क्लैरिटी बनी रहे। तो सबसे पहला है हेबियस कॉर्पस। इस केस में क्या होता है, इलीगल तरीके से बंदे को कस्टडी में लिया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसने क्राइम नहीं किया या कोई पॉलिटिकल अरेस्ट हुआ है उसका, मान के चलिए कुछ आपसी रंजिश की वजह से, तो उस केस में हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा सरसरी। इसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट में कभी कोई क्या कहता है, कभी क्या। अगर मैंने गलत कहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इसमें क्या होता है कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को उसके वर्क क्षेत्र से बाहर काम करने पर रोकता है। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट या अपर कोर्ट तब लोअर कोर्ट को बोलता है जब वो डिसीजन ले चुका होता है। ठीक है, और प्रोविशन के केस में क्या होता है, अभी लोअर कोर्ट डिसीजन लेने वाला है, मतलब उसने केस हाथ में लिया ही है। उसी टाइम पे हायर कोर्ट जो है वो बोलता है कि इसे जो है हायर कोर्ट के पास भेज दो। इट्स काइंड ऑफ अ स्टे ऑर्डर। लाइक कि कोई केस चलने वाला है किसी बंदे पे और वो हाई कोर्ट में जाता है और प्रोविशन के तहत रिट करता है, तो उसमें हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को उसके ऊपर केस चलाने से रोकता है। ठीक है, उसके बाद आता है अमेंडमेंट्स। इस केस में क्या होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर लोअर कोर्ट अगर वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो हायर कोर्ट या नॉर्मल कोर्ट उससे काम करने को बोल सकता है। लाइक मान के चलिए कि एक टीचर है, उसका सिग्नेचर करना ज़रूरी है ताकि बच्चा एग्ज़ामिनेशन में बैठ सके, और वो बच्चा क्राइटेरिया भी फुलफ़िल करता है, लेकिन वो टीचर किसी पर्सनल दिक्कतों की वजह से उसको साइन नहीं कर रहा है। पर्सनल दिक्कतें इन द सेंस कि उससे वो बदला लेना चाहता है या कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में मैंडमस के तहत उसे वो काम करने के लिए फोर्स किया जाएगा। ठीक है, क्वो वरंटो। इस केस में क्या होता है, ये कहते हैं कि टू व्हाट अथॉरिटी, काइंड ऑफ कि मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है वो काम कर रहा है जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में हैं और एक पुलिस वाला आपकी टिकट चेक करने आता है, तो आप चाहें तो उसे टिकट नहीं दिखा सकते हैं या फिर वो टिकट का फ़ाइन भी आपको नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि वो टीटी का काम है, उसका काम नहीं है। तो ये हैं कुछ रेट्स। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। जो आर्टिकल 33 है वो बात करता है एम्पावर्स द पार्लियामेंट। इस केस में क्या होता है, पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाता है कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। क्यों करने के लिए, अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे इंडियन आर्मी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ, आईबी, तो ये सब जो है अपने फंडामेंटल राइट को पूरे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए कि वॉर का टाइम है और आर्मी को लड़ने जाना है, कोई आर्मी पर्सनल ये नहीं बोल सकता कि मेरा राइट टू लाइफ हर्ट हो रहा है, मेरे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो उनके राइट्स रिस्ट्रिक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात आती है आर्टिकल 34 की। इसके अंदर क्या है कि
पार्ट थर्ड प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। इस केस में क्या होता है कि अगर मार्शल लॉ लग चुका है, ठीक है, सिटी में, तो उस केस में क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने का अधिकार दिया जाता है। अब आप आर्टिकल 34 को आर्टिकल 352 की एमरजेंसी के साथ जो है वो मिसलीड मत करना, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, मान लीजिए आपने राम रहीम के केस में प्रोटेस्ट पंचकुला में देखे होंगे, तो वहाँ पर आर्मी आ गई थी, लोगों को बाहर निकलने से रोका गया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का वो जो है वायलेशन कर रहे हैं या फिर राइट टू लाइफ का वायलेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्शल लॉ लग चुका है, अब आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है आर्टिकल 35 की। आर्टिकल 35 सिंपली ये कहता है कि पार्लियामेंट हैज़ टू मेक रूल टू चेंज इन फंडामेंटल राइट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ध्यान से इस चीज़ को समझना, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। फंडामेंटल राइट को चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ओनली पॉजिटिव चेंज इज अलाउड, नॉट नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट फिर अपने अकॉर्डिंग ये सब करना शुरू कर दे कि हमारे लिए ये बेनिफिशियर है तो हम ये लॉ बना देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट इन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट और फ्यूचर में जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको देखकर जो है फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस किए जाते हैं। जैसे राइट टू इंटरनेट जो है अब एक आर्टिकल 21 में ऐड ऑन हुआ है, लेकिन वो हर सिटी के लिए नहीं है, लेकिन जो है ये धीरे धीरे इस तरह के चेंजेस जो है वो फंडामेंटल राइट्स में डाले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आर्टिकल, हमारे फंडामेंटल राइट वीडियो के सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।